हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटरजिल। हमारी जो पाइथन सीरीज़ है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है और थ्रेड किस तरीके से बनाते हैं हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्रेड क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी जो आपको गेट प्रिपरेशन या प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए कोई भी क्यूरी हो तो आप गेटरजिल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थ्रेड क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, जब भी सिस्टम में कोई प्रोसेस हम जब भी सिस्टम में कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो क्या होता है, एक प्रोसेस क्रिएट होती है। ठीक है, एक प्रोसेस क्रिएट होती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती है। ठीक, जब भी एक प्रोसेस क्रिएट होगी, ठीक है, तो उसके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी होगी, प्रोसेस का नाम, उसके क्या मेमोरी रिसोर्सेज लग रहे हैं, क्या उसको मेमोरी रिक्वायरमेंट है, कितना जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी, जो भी उसकी स्टेट है, उसमें क्या क्या जैसे कोई प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसकी क्या क्या वेरिएबल्स है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ रहेगी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रहेगी। ठीक है, कंट्रोल ब्लॉक कहाँ है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें रहेगी, कौन सा इंस्ट्रक्शन अभी हम करंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस प्रोसेस का। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ रहेगी। ठीक है, तो उन सभी इन्फॉर्मेशन के साथ हमने क्या करा, एक प्रोसेस क्रिएट करी। अब प्रोसेस तो क्या होगी, मेन प्रोसेस होगी, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं पैरेललिज्म। थ्रेड कब काम आता है, जब हम पैरेलल कंप्यूटिंग करना चाह रहे हो। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग करना चाह रहे हो। तो पैरेलल प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं मतलब कि अब अगर ये सीपीयू जो है सिंगल कोर है, ठीक है, सिंगल कोर सीपीयू यानी कि एक ही सीपीयू है हमारे सिस्टम में। ठीक है, ये सीपीयू एक ही है, या फिर मल्टीपल सीपीयू पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक मेन सीपीयू होता है, बाकी उसके सपोर्टिंग सीपीयू होते हैं। ठीक है, दो केसेस हो सकते हैं। तो अगर मेन सीपीयू अगर यदि एक ही सीपीयू है सिस्टम में, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग कैसे पॉसिबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पैरेलल कैसे कंप्यूट कर पाएंगे। तो कुछ प्रोसेस क्या करेगी कि हमने कुछ टाइम प्रोसेस P1 को दिया, कुछ टाइम प्रोसेस P2 को दिया, फिर कुछ टाइम प्रोसेस P3 को दिया। जैसे तीन प्रोसेस है P1 P2 P3, तो कुछ टाइम इसको दिया, कुछ टाइम इसको दिया, कुछ टाइम इसको दिया, फिर वापस से कुछ टाइम इसको दिया। ठीक है, ये साइकिल चलती रहेगी राउंड रोबिन। अगर आपने शेड्यूलिंग पढ़ी तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, पैरेललिज्म अचीव करते हैं। ठीक है, सिंगल सीपीयू है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें क्या पढ़ना है, थ्रेड। ये तो प्रोसेस की बात होगी। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड को हम कह सकते हैं सब प्रोसेस। ठीक है, सब प्रोसेस। ठीक है, सब प्रोसेस है ना कि एक प्रोसेस अपने अलग अलग थ्रेड बनाती है। ये एक मेन प्रोसेस है। ठीक है, P1 एक मेन प्रोसेस है। अब P1 क्या करेगी कि अपने अलग अलग थ्रेड बनाएगी, अपना कुछ कोड या अपना कुछ पार्ट है वो एक थ्रेड बना के उसको अलग एग्जीक्यूट करेगी, फिर दूसरा कुछ पार्ट है उसको अलग एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, ऐसे P1 ने अपने चार थ्रेड चला दिए। एक P1 तो हमारी मेन है ही, उसने कुछ P11 करके एक बना दिया, P12 करके एक, P13 करके कुछ इस तरीके से 3-4 थ्रेड बना दिए। ठीक है, ये सारे P1 से जनरेट हुए हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम सब प्रोसेस कह सकते हैं, या लाइट वेट प्रोसेस कह सकते हैं, या थ्रेड कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, P11 क्या होगा हमारा, एक थ्रेड कहलाएगा, या सब प्रोसेस कहलाएगा, लाइट वेट प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो थ्रेड समझ में, थ्रेड क्या है कि एक प्रोसेस उसकी सब प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस इस थ्रेड को क्रिएट करेगी। ठीक है, तो थ्रेड के साथ भी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी। अब ये एक सब प्रोसेस की तरह में से ट्रीट कर रहे हैं, तो इसके साथ भी इसकी थ्रेड की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि किस प्रोसेस को बिलोंग करता है, इसका पेरेंट प्रोसेस कौन है, इसके भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, कौन सा इंस्ट्रक्शन हम करंटली इसका एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पैरेललिज्म अचीव करना तो क्या करेंगे हम, पहले P1 कुछ टाइम P11 को मिलेगा, कुछ टाइम P12 को मिलेगा, कुछ टाइम P13 को मिलेगा, इस टाइम से चलेगा। ठीक है, तो थ्रेड क्या हो रहा है, आपस में पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रहा है। और ये थ्रेड सारे किससे जुड़े हुए हैं, प्रोसेस P1 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ एक पॉसिबिलिटी कि मान लो कि P1 जो मेन प्रोसेस है वही पहले कंप्लीट हो जाए, थ्रेड कंप्लीट ना हो, ये एक पॉसिबिलिटी है वहां पर। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, तो ऐसा अगर ना हो तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जब तक ये तीनों थ्रेड एग्जीक्यूट ना हो तब तक प्रोसेस P1 रुकी रहे। ठीक है, स्टॉप रहे, ठीक है, तब तक प्रोसेस P1 कंप्लीट ना हो, एंड ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी हम पाइथन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थ्रेड क्या है ये समझ में आया, प्रोसेस क्या है ये समझ में आया। ठीक है, तो हम थ्रेड को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे पाइथन में एक्चुअल में, ये हम देखते हैं। ठीक है, बाकी आपको थ्रेड के बारे में कोई भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप गेटरजिल के OS के लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर मेम के जो लेक्चर्स हैं OS ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पर थ्रेड प्रोसेस और उसके अलावा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वगैरह पूरी डिटेल में डिस्कस किया हुआ मिलेगा। ठीक है, मैं पाइथन के लिए सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूँ बेसिक। ठीक है, आपको थ्रेड क्या होता है ये पता होना चाहिए, प्रोसेस क्या होती है पता होना चाहिए, बाकी हम पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, अब मल्टी थ्रेडिंग क्या कह रहा है कि मल्टी थ्रेडिंग इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स कंकरेंटली। ठीक है, हमारे प्रोसेस के क्या है, P1 थी, उसके कितने थ्रेड्स हैं, P11, P12, P13। ठीक है, ऐसे बहुत सारे थ्रेड्स हैं। ठीक है, तो हम मल्टी थ्रेडिंग किसे कह रहे हैं कि एक प्रोसेसर है CPU। ठीक है, तो इस CPU की वो एबिलिटी, ठीक है, वो एबिलिटी है कि ये इन तीन थ्रेड्स को एक साथ कैसे एग्जीक्यूट करेगा, किस टाइप से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है,
तो अगर यदि इसके सपोर्टिंग सीपीयू होंगे, ठीक है, इसके सपोर्टिंग सीपीयू होंगे तो वो क्या करेगा, इस थ्रेड को P11 को इसको दे देगा, P12 को इसको दे देगा, P13 को इसको दे देगा। तो तीनों अपने अपने इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट करके मेन सीपीयू को इन्फॉर्म कर देंगे हमारा काम खत्म हुआ, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, अगर ये सपोर्टिंग सीपीयू नहीं है, एक ही सीपीयू है, तो क्या करेंगे, हम टाइम शेयरिंग में चलाएंगे राउंड रॉबिन के टाइप से, ठीक है, कि P11 को पहले थोड़ा टाइम इसको दिया जाए, फिर P12 को दिया जाए, फिर P13 को दिया जाए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टाइम तीनों को दिया जाए, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग समझ में आया कि मल्टीपल थ्रेड को एक साथ एग्जीक्यूट करना, ठीक है। तो अब वो किस स्ट्रेटेजी से सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओएस किस तरीके से हैंडल करता है, ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओएस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से हैंडल कर रहा है, ठीक है, ओएस और सीपीयू पर, ठीक है। पाइथन में थ्रेड कैसे क्रिएट करेंगे हम, तो पाइथन में एक लाइब्रेरी होती है थ्रेडिंग करके, ठीक है, एक इनबिल्ट मॉड्यूल है थ्रेडिंग का, क्या नाम है उसका, थ्रेडिंग। इनबिल्ट मॉड्यूल का नाम क्या है, थ्रेडिंग। तो अब थ्रेडिंग हमने इंपोर्ट कर लिया, और हम थ्रेडिंग के अंदर क्या होता है, एक थ्रेड नाम की क्लास होती है, ठीक है, क्या होती है थ्रेडिंग के अंदर, थ्रेड नाम की क्लास होती है। तो हम उस थ्रेड नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस ऑब्जेक्ट के बनाते वक्त हम पास कर देंगे एक टारगेट कि इतना कोड इस थ्रेड को चलाना है, ठीक है। तो वो टारगेट एक फंक्शन का नाम होगा, ठीक है। तो जब भी ये थ्रेड रन होगा, ठीक है, जब भी ये थ्रेड चालू होगा, तो इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी कोड लिखा होगा वो सारा का सारा कोड कौन चलाएगा, ये थ्रेड चलाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इस फंक्शन अगर कोई आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है, जैसे फंक्शन एस आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो उस आर्ग्यूमेंट्स को हम एक टपल की तरह आर्ग्स कीवर्ड में पास करेंगे, ठीक है। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने इस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास किया और क्या है, एक टपल के रूप में पास करें, जितने भी आर्ग्यूमेंट ले रहा हो सारे टपल के रूप में 1 बाय 1 हम पास करते जाएंगे, ठीक है। तो आर्ग्स के रूप में हम यहाँ पास कर देंगे जितने भी आर्ग्यूमेंट होंगे एक टपल के रूप में, ठीक है। तो ये समझ में आया किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, हमने थ्रेडिंग इंपोर्ट किया, थ्रेडिंग के अंदर कौन सी क्लास है, थ्रेड क्लास है। टारगेट फंक्शन दिया, क्या दिया, फन फंक्शन का नाम दिया टारगेट, किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है जब ये थ्रेड चले। तो ये थ्रेड, ये मेन प्रोसेस थी हमारी। अब यहाँ क्या होगा, एक सब प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी, किस नाम की, T1 नाम की सब प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी, थ्रेड T1 या T1 नाम की जो भी है, एक सब प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी। और उस सब प्रोसेस का काम क्या होगा, वो कितना कोड चलाएगी, वो सिर्फ इतना कोड चलाएगी, ठीक है, इतना ही कोड चलाएगी, उसके अलावा उसका काम खत्म, उसके अलावा और किसी चीज को रन नहीं करेगी, ठीक है। और जो भी आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पास किया वो सारे उसके अंदर रिसीव हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रोसेस के, इस थ्रेड के अंदर, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब थ्रेड तो हमने क्या किया, थ्रेड का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इस थ्रेड को रन करना, रन कैसे करेंगे हम, ठीक है। ये थ्रेड चालू कब होगा, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होती है T1 स्टार्ट करेंगे, T1 डॉट स्टार्ट जब तक मेथड आप कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, T1 हमने ऑब्जेक्ट बनाया, T1 डॉट स्टार्ट जब तक मेथड आप कॉल नहीं करेंगे तब तक थ्रेड स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो थ्रेड उस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे आपने T1 डॉट स्टार्ट लिखा तो आपकी प्रोसेस P तो थी, सीधे सीधे कौन बनी, P11 बनी, और उस P11 ने क्या किया, ये जो फन फंक्शन के अंदर कोड लिखा था वो कोड करना चालू कर दिया, ठीक है, कोड एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया। अब हमारे पास क्या हो गई, एक P प्रोसेस हो गई, एक P11 हो गई, ठीक है। ये प्रोसेस है मेन, ये इसकी सब प्रोसेस है, ठीक है, ये मेन थ्रेड है और ये सब इसका थ्रेड एक P11, ठीक है। हमने नाम क्या दिया, T1 दिया, तो ठीक है, T1 ले लो, मेन प्रोसेस P1 है और ये क्या है, T1, ठीक है। तो अब T1 डॉट स्टार्ट करते क्या होगा, T1 भी चालू हो जाएगा, T1 भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो अब क्या होगा, अब कुछ सीपीयू क्या करेगा, कुछ टाइम इसको देगा तो कुछ इसके इंस्ट्रक्शन चलेंगे, कुछ इसके इंस्ट्रक्शन चलेंगे, इस तरह से पैरेलल दोनों एग्जीक्यूट होते रहेंगे, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमने क्या एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, हो सकता है कि T1 पहले कंप्लीट ना हो, T1 P जो मेन प्रोसेस है वो पहले कंप्लीट हो जाए। मेन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, ये मेमोरी चली जाएगी, तो T1 किसके साथ रहेगा, T1 को क्रिएट किसने किया था, P1 ने, तो इसको वो अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहेगी इसके चाइल्ड प्रोसेस को, ठीक है। हम चाहते हैं कि P1 फिनिश हो, उससे पहले क्या हो, T1 कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास एक मेथड होती है T1 डॉट ज्वाइन मेथड, उस थ्रेड क्लास के अंदर कौन सी मेथड होती है, ज्वाइन मेथड। तो क्या लिखा है कि वेट अंटिल थ्रेड इज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो मेन प्रोसेस हमारी तब तक वेट करेगी जब तक कि हमारा T1 कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक T1 कंप्लीट नहीं होगा मेन प्रोसेस आगे एग्जीक्यूशन परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। वो थ्रेड जो है ब्लॉकिंग पे रहेगा, ठीक है, मेन थ्रेड। तो T1 जैसे कंप्लीट होगा वापस से मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, उसका अपना कोड चलाएगा और पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो हमने कौन कौन सी मेथड डिस्कस कर ली अब तक, एक स्टार्ट मेथड थ्रेड स्टार्ट करने के लिए, ज्वाइन मेथड कब केस काम आएगी, जब तक थ्रेड कंप्लीट ना हो जाए तब तक मेन थ्रेड को होल्ड पे रखो, ठीक है। और हमने थ्रेड क्रिएट कैसे करना है, थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये हम देखते हैं रन करके, ठीक है, कि हम थ्रेड कैसे बनाएंगे, इंपोर्ट करते हैं।
हमें क्या करना है, इंपोर्ट थ्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद हमें करना है T1 इक्वल टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या पास करना है, टारगेट पास करना है। टारगेट हमें फंक्शन का नाम देते फन फंक्शन दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कुछ आर्ग्यूमेंट होंगे तो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, ठीक है। और नहीं हुए तो आप इसको स्केप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पास करना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा वेलकम टू ज़ील, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है। अब हम फन फंक्शन बना लेते हैं, डिफाइन फन, आर्ग्यूमेंट एक आ रहा है, ठीक है। हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंट एस। हमारा काम इतना ही है कि सिर्फ एस को प्रिंट करना। अब अगर यदि मैं चलाता हूँ इस कोड को, ठीक है, अभी मैंने थ्रेड को स्टार्ट नहीं किया तो सिर्फ थ्रेड बना होगा और कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, मेन प्रोसेस चली, उसने थ्रेड बनाया और खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन हम चाहते कि थ्रेड चले, तो T1 डॉट स्टार्ट, कौन सी मेथड है हमारे पास, स्टार्ट मेथड, ठीक है। स्टार्ट मेथड क्या करती है, स्टार्ट द थ्रेड्स एक्टिविटी, ठीक है। ये थ्रेड को जो भी थ्रेड हमने बनाया उसका जो काम है वो काम को स्टार्ट करने का काम कौन करेगा, T1 डॉट स्टार्ट मेथड, ठीक है। तो अब देखिए अब लिखा हुआ रहा है वेलकम टू ज़ील, ठीक है। और एक और हम यहाँ प्रिंट लगा लेते हैं मेन प्रोसेस में भी, क्या लिखते हैं हम, मेन प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, अभी क्या चला था, देखिए अभी सिर्फ यहाँ पर वेलकम टू ज़ील प्रिंट हुआ था, मेन प्रोसेस प्रिंट नहीं हमारी फाइल सेव नहीं, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, वेलकम टू ज़ील, उसके बाद मेन प्रोसेस प्रिंट हुई है, ठीक है। ठीक है, पहले थ्रेड रन हुआ, थ्रेड कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारी मेन प्रोसेस रन हुई, ठीक है। अगर थ्रेड को एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन कर रहा है, जैसे 4i इन रेंज, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, प्रिंट नहीं करते हम, सिर्फ लूप चलवाते हैं, प्रिंट हम कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। प्रिंट हम कर रहे हैं सिर्फ जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया, ठीक है। देखिए पहले मेन प्रोसेस चल गई, उसके बाद अब थ्रेड चल रहा है, और उसने जब तक कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं करी फॉर लूप ने, तब तक हमारा प्रोसेस रुकी रही, ठीक है। अब यहाँ हम कुछ और भी प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट, जैसे ये भी कुछ कंप्यूटेशन कर रहा हो, ठीक है। हम प्रिंट कर रहे हैं मेन प्रोसेस आफ्टर लूप। अब देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक मेन प्रोसेस प्रिंट, मेन प्रोसेस के अंदर इतना कोड चलना है, ठीक है। ये सब मेन प्रोसेस के अंदर चलना है थ्रेड स्टार्ट होने के बाद में। तो थ्रेड भी एक एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन कर रहा है, कुछ लूप है जो बहुत लंबा है, ठीक है। तो इसको टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने में। उसके बाद ये क्या करना चाहेगा, ये इसके बाद ये वेलकम टू ज़ील प्रिंट करेगा, और ये मेन प्रोसेस को प्रिंट करेगा, उसके बाद में कुछ लूप एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन करेगा, उसके बाद फिर एक लाइन प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अभी लाइन किस ऑर्डर में प्रिंट होती है हमें देखना है। देखिए सबसे पहले मेन प्रोसेस प्रिंट हुआ, फिर मेन प्रोसेस आफ्टर फॉर लूप प्रिंट हुआ, उसके बाद वेलकम टू ज़ील प्रिंट हुआ। तो पहले हमारा मेन थ्रेड चला, तो मेन थ्रेड ने क्या किया, इस नए थ्रेड को स्टार्ट तो कर दिया, स्टार्ट करने के बाद उसने ये चलाया, फिर उसके बाद इसने ये कंप्यूटेशन कंफर्म करी, उसके बाद ये लूप चलाया, ठीक है। और उसके बाद उसने ये यहाँ गया हो, ठीक है। हम इसको थोड़ा और लॉन्ग कर देते हैं, तो मेन प्रोसेस चली, उसके बाद में कौन सा चलेगा, वेलकम टू ज़ील प्रिंट हुआ। आपको पहले मेन प्रोसेस चली, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद थ्रेड 1 चला, फिर अब मेन प्रोसेस चल रही है, ठीक है। और मेन प्रोसेस चल रही है तो कुछ टाइम के बाद वो क्या कर देगी, प्रिंट कर देगी मेन प्रोसेस आफ्टर लूप, ठीक है। लगता है कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया है। ठीक है, हम वेट करते हैं कब तक चलता है ये। कोई मेमोरी रन आ जाए बस अब। लगता है एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन हो गई, हाँ ठीक है, प्रिंट हो गया। तो मेन प्रोसेस आफ्टर लूप, ठीक है। तो कैसे चला है, सबसे पहले मेन प्रोसेस चली,
उसके बाद क्या हुआ वेलकम, उसके बाद थ्रेड T1 चला, उसके बाद क्या हुआ मेन प्रोसेस आफ्टर लूप चली, ठीक है। तो ये क्या चल रहा है पैरेलल कंप्यूटेशन, कुछ टाइम इस प्रोसेस को मिला, कुछ टाइम इसको मिला और फिर कुछ टाइम इसको मिला, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई किस तरीके से थ्रेड चल रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम हमारे मेन थ्रेड को मिला, फिर उसने जो टारगेट T1 था, T1 थ्रेड था उसको मिला, फिर मेन प्रोसेस को मिला, ठीक है। तो ये नंबर कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मेन प्रोसेस पहले चल जाती है उसके बाद थ्रेड चलता है। तो हम चाहते हैं कि जब तक T1 डॉट ज्वाइन लिखा हमने, जब तक T1 ना चल जाए, जैसे ये लाइन नहीं होती तो क्या होता है यहाँ पर, तो पहले मेन प्रोसेस चल गई उसके बाद में T1 चल रहा है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि पहले जब तक T1 ना चले तब तक मेन प्रोसेस ना चले, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले T1 चलेगा उसके बाद ही मेन प्रोसेस चलेगी, ठीक है। वेलकम टू जिल अब हमेशा पहले प्रिंट होगा, आप कितनी ही बार रन कर लीजिए। पहले मैं लूप हटा देता हूँ, बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है। गलत कमांड, ठीक है। तो पहले वेलकम टू जिल चलेगा उसके बाद ही मेन प्रोसेस चलेगी, ठीक है। मेन प्रोसेस कभी पहले नहीं चलेगी, आप चाहे कितनी बार रन करें, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइन नहीं होगी तो क्या होगा, मेन प्रोसेस पहले चलेगी, ठीक है। फिर से कोई एक्सपेंसिव कंपटीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेन प्रोसेस चल रही है फिर वेलकम टू जिल, ठीक है। ये चीज समझ में आई, थ्रेड कैसे क्रिएट करना है, थ्रेड ज्वाइन वगैरह स्टार्ट कैसे करना है, कौन पहले चल रहा है कौन बाद में चल रहा है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये ऑपरेटिंग सिस्टम और उनके ऊपर CPU के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना टाइम उसे अलोकेट कर रहे हैं, उतना वो कोड चलाएंगे, उसके बाद दूसरी प्रोसेस को टाइम दिया जाएगा, फिर उसका कोड चलेगा, फिर दूसरी प्रोसेस को टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हम नहीं कह सकते कौन सी लाइन कब स्विच होगी, कोई सी भी लाइन कभी भी स्विच हो सकती है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा जब भी हम थ्रेड रन करते हैं, ठीक है, अभी हमारे जैसे P1 प्रोसेस थी, ठीक है, उसके अंदर T1 थ्रेड था, मान लो एक और थ्रेड है T2 है, तो अभी करंटली कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है ये हमें पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, थ्रेडिंग डॉट करंट थ्रेड डॉट नेम अगर भी हम लगाते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि अभी करंटली कौन सा थ्रेड रन हो रहा है, ठीक है। अभी T1 रन हो रहा होगा तो हमें क्या देगा, थ्रेड T1, ठीक है, थ्रेड T2 इस तरीके से नाम देगा। या फिर हम जब थ्रेड क्रिएट करते हैं थ्रेडिंग क्लास के, ठीक है, थ्रेड क्लास के अंदर हम पास करते हैं टारगेट वगैरह, तब आप नेम भी पास कर सकते हैं, ठीक है। नेम पास करेंगे तो जो नेम आप पास करेंगे वो नेम वो हमें शो कर देगा, ठीक है, करंट थ्रेड डॉट नेम। या फिर हमारा मेन थ्रेड कौन सा ये पता करना है तो हमारे पास एक मेथड थी थ्रेडिंग डॉट मेन थ्रेड डॉट नेम, ठीक है। तो मेन थ्रेड हमारा जो भी होगा, मेन थ्रेड मतलब क्या हुआ, जो पहला प्रोसेस जो प्रोसेस है मेन प्रोसेस है वही मेन थ्रेड कहलाता है, ठीक है। जो मेन प्रोसेस है उसका नाम क्या होगा, मेन थ्रेड होगा, ठीक है। तो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो सबसे पहला थ्रेड या पहली प्रोसेस चलाता है, उसको क्या कहते हैं, मेन थ्रेड कहते हैं। उसके बाद वो मेन थ्रेड अपने थ्रेड चलाता है, ठीक है। थ्रेड भी अपने थ्रेड चला सकता है, जरूरी नहीं है कि हम एक ही थ्रेड करें, थ्रेड के अंदर भी थ्रेड क्रिएट हो सकते हैं। ये T1 भी अपने T11 करके कुछ और थ्रेड चला सकता है, ठीक है। मान लीजिए T1 हमने थ्रेड चला है लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन है, तो उसने अपने 2 पैरेलल थ्रेड चला दिए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो करंट थ्रेड क्या करेगा, करंटली कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है CPU वो बताएगा, ठीक है। मेन थ्रेड क्या बताएगा कि मेन एक्चुअल में रूट जो हमारा मेन थ्रेड है वो कौन है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, ये दोनों आप ट्राई करिएगा प्रिंट करने का, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, थ्रेड है तो कोई सी भी कभी भी स्विचिंग हो सकती है कि पहले T1 चल रहा है, अभी फिर T2 को टाइम मिल गया, T1 को टाइम मिल गया, किसी को भी टाइम मिल सकता है। तो हम ये कैसे इंश्योर करें कि हम चाहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं वो पूरा का पूरा एक साथ हो, उसके बाद ही स्विचिंग परफॉर्म हो। अगर स्विचिंग हो भी रही है तो दोबारा अगर कोई चलता है तो वो टास्क परफॉर्म ना कर सकें, ठीक है। मतलब कि ऐसा कोई वेरिएबल है या फिर ऐसा कोई मतलब क्या बोल सकते हैं उसे, कोई शेयर्ड मेमोरी है, ठीक है, शेयर्ड चीज है किसी भी थ्रेड के बीच में। जैसे P1 है, P1 के अंदर एक वेरिएबल x है, ठीक है। अब इस x की मैं वैल्यू क्या अभी मैंने एक थ्रेड चलाया T1, ठीक है, थ्रेड T2, 2 थ्रेड है, दोनों x का यूज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों x को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये x को 5 सेट कर रहा है, उसके बाद ये x को ये x में +1 कर रहा है, मान लीजिए x में +1 कर रहा है, फिर ये भी x +1 कर रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, दोनों थ्रेड क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब 2 थ्रेड है, दोनों चलने चाहिए, तो 1 by 1 चलेंगे, क्या होगा, x +1 देन x +1। तो x की फाइंड इनिशियल वैल्यू मान लीजिए P1 में x की वैल्यू 0 थी, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, ठीक है।
ये तो हमें पता है, T1 x से इंक्रीमेंट करेगा फिर T2 x से इंक्रीमेंट करेगा तो 2 आनी चाहिए, या फिर T2 पहले चले या T1 पहले चले, लेकिन फाइनली आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ क्या हो सकता है कि ये थ्रेड चला तो इसने x की वैल्यू रीड कर ली, ठीक है। अब जब भी हम ये इतना जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इसको जब हम वो करते हैं मशीन कोड में, जब ये कन्वर्ट होता है तब इसके ये एक इंस्ट्रक्शन x इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है, ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट होता है। अगर आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी हो, ठीक है, तो जैसे कुछ लोड इंस्ट्रक्शन है इस टाइप से कुछ होते हैं, ठीक है, लोड x करा फिर, ठीक है, फिर इंक्रीमेंट करा x में, ठीक है, उसके बाद हमने फिर स्टोर करा x को, ठीक है। तो ये 3 इंस्ट्रक्शन है, तो इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अगर यदि आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप CSO या फिर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, आप असेंबली लैंग्वेज वगैरह आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल होंगे गेटेडजिल पर, तो आप उन पे पढ़ सकते हैं, या फिर आप गेटेडजिल से हाँ गेटेडजिल पे अगर ऐप पर भी अवेलेबल है, मैम के डेली लाइव लेक्चर्स आते हैं, ठीक है। तो आप जिल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको और भी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह पढ़ना है तो इस तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शंस बने होंगे, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, लोड इंस्ट्रक्शन। इस लोड ने क्या करा कि x की वैल्यू लोड कर ली, ठीक है, उसने पता कर लिया कि x जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू इनिशियली क्या थी, 0 थी, तो उसने 0 कर ली। सेम काम इसके बाद मान लीजिए इसके बाद थ्रेड को टाइम नहीं मिला, इसका टाइम खत्म हुआ, अब क्या हुआ, पैरेलल कंपटीशन हो रही है, तो ये थ्रेड इस नई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्विचिंग हो गई। स्विचिंग हो गई तो जब T2 चला, T2 का भी अंदर उसको x को इंक्रीमेंट करना, उसने भी लोड x लिखा होगा, इंक्रीमेंट करना होगा x को, ठीक है, स्टोर करना होगा x को, ये 3 काम उसे भी करने हैं, उसने भी लोड कर ली x की वैल्यू, और सपोज कि यहाँ उसकी फिर स्विचिंग हो गई। तो अब क्या होगा कि दोनों ने x की वैल्यू क्या 0 0 रीड कर ली, फिर इसने इंक्रीमेंट करा x, इसने क्या करा इंक्रीमेंट करा तो क्या हो गई 1 हो गई वैल्यू, इसने भी इंक्रीमेंट करा तो क्या हो गई 1 हो गई। दोनों ने 1 1 से इंक्रीमेंट करा, दोनों में क्या अभी टेम्परेरी वैल्यू क्या है 1, और इसने जाके स्टोर कर दी 1, उसके बाद इसने जाके स्टोर कर दी 1, तो फाइनली जो स्टोर हुई वो क्या हुई 1 हुई। तो x की वैल्यू फाइनल अपडेट होकर क्या हुई 1 हुई, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड क्या था कि वैल्यू 2 हो। तो ये एक इनकंसिस्टेंसी आ गई हमारे प्रोग्राम में। थ्रेडिंग के कारण क्या हुआ, इनकंसिस्टेंसी आ गई। जो शेयर्ड वेरिएबल है हमारे पास, उस शेयर्ड वेरिएबल को मल्टीपल थ्रेड यूज कर रहे हैं, मल्टीपल थ्रेड अपडेट कर रहे हैं, तो वहां जाके वहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमें रॉन्ग आंसर मिले, ठीक है, जो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर है वो ना मिले। तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आ रही है, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी इन द सेंस कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था 2 था, लेकिन हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। हमारी फाइनल वैल्यू x क्या होनी चाहिए 2, लेकिन हो क्या रही है 1, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे हम दूर करेंगे, तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा। इन दोनों थ्रेड के बीच में क्या करना पड़ेगा, हमें सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि आंसर 2 आए, हम चाहते हैं कि ये जो x की इंक्रीमेंट हो रहा है, ये जो तीनों कोड हैं, ये तीनों क्या चले एक साथ चलें, ये इन तीनों के बीच में कोई स्विचिंग परफॉर्म ना हो, ठीक है, कि लोड करने के बाद क्या हो रहा है दूसरा थ्रेड चल रहा है, तो ये ऐसा ना हो। जब तक ये तीनों कंप्लीटली चल ना जाए, स्विचिंग हो लेकिन रन ना कर पाए, ठीक है। मान लो इसके बाद स्विचिंग हो गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोड इंस्ट्रक्शन चल ना पाए, ठीक है, ये लोड इंस्ट्रक्शन चल ना पाए। इससे पहले एक ऐसी कंडीशन हो कि वो कंडीशन क्या करें कि इसको रोक दे, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ही आगे बढ़े, नहीं अदरवाइज ना बढ़े। और वो उस कंडीशन को हम ट्रू कहाँ से करेंगे, हम इस तीनों के बाद चलाने के बाद करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे मैंने एक वेरिएबल बना लिया फ्लैग, ठीक है, फ्लैग इक्वल टू क्या है 0, जब तक फ्लैग 1 ना हो, ठीक है, फ्लैग नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अगर फ्लैग 1 है, फ्लैग की इनिशियल वैल्यू हमने 0 सेट करी, फ्लैग को क्या किया, ये मैं एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इस सॉल्यूशन में जरूरी नहीं है सॉल्यूशन एग्जैक्टली करेक्ट हो, लेकिन एक पॉसिबल है, ठीक है। तो फ्लैग नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये थ्रेड चले ही ना, ठीक है, फ्लैग 0 है, 0 नॉट इक्वल टू कंडीशन फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ व्हाइल लूप लगा हुआ है मान लो, ठीक है। तो जब तक फ्लैग नॉट इक्वल टू 0, जब तक फ्लैग 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, तो ये तीनों चल जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, फ्लैग को 1 सेट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ चेक कर रहे हैं हम व्हाइल फ्लैग नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये थ्रेड कब तक नहीं चल पाएगा, जब तक फ्लैग की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पहले क्या हो रहा है, पहले ये थ्रेड चल रहा है, उसके बाद ही ये थ्रेड चल पाएगा, थ्रेड चलेगा, लेकिन ये तीनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जब तक फ्लैग 1 सेट हम यहाँ से नहीं करेंगे, ये अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम वापस से यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्लैग को कुछ भी 0 सेट कर दीजिए, अदरवाइज जो आपको करना हो, ठीक है। तो हम ये थ्रेड अगर पहले T2 चल जाता है तो फ्लैग इनिशियल वैल्यू 0, तो T2 इसको वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो ये कोड तो पहले कभी नहीं चलना है, पहले कौन सा चलना है, यही चलना है, उसके बाद ये चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने दोनों के बीच में क्या कर दिया, सिंक्रोनाइजेशन कर दिया कि ये तीनों के तीनों इंस्ट्रक्शन जब तक कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाते तब तक ये तीनों के तीनों नहीं चलेंगे,
ठीक है। तो इस तरह का कुछ मैकेनिज्म बहुत सारे हैं, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ेंगे तब आपको और भी आइडियाज, आपको और भी सॉल्यूशंस मिलेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशंस है इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन करने का, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है कि ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, लेकिन ये एक्जैक्टली करेक्ट है ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो आपको थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन समझ में आया कि जो थ्रेड के कारण जो इनकंसिस्टेंसी आ रही है वो इनकंसिस्टेंसी ना आए हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। कुछ भी हमें जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो हमें मिले, कोई भी रैंडम आउटपुट ना मिले, ठीक है, कोई ऐसा एरर वैल्यूज ना आए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या कंसेप्ट है, हम क्या करते हैं, लॉक लगाते हैं, ठीक है। लॉकिंग का कंसेप्ट है, ठीक है, लॉक लगाते हैं। थ्रेड के अंदर एक लॉक क्लास है, उस लॉक क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो मेथड है हमारे पास अवेलेबल। पहली मेथड है एक्वायर, तो एक्वायर मेथड क्या करती है, लॉक एक्वायर का काम करती है, ठीक है, कि हमने लॉक ले लिया, ठीक है। और दूसरी करती है लॉक रिलीज का काम, ठीक है, तो लॉक हमने रिलीज कर दिया, ठीक है। तो फ्लैग को 0 सेट करना और फ्लैग को 1 सेट करना वो हमारा क्या है, लॉक एक्वायर और रिलीज का ही पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये परफॉर्म टास्क जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो भी टास्क है जो शेयर्ड वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहा है वो कहाँ आएगा, वो इस परफॉर्म टास्क के अंदर आएगा। ऑब्वियसली थ्रेड के अंदर अदर इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, लेकिन जो एरिया, जो टास्क, ठीक है, जो काम हमें करना है शेयर्ड वेरिएबल को मॉडिफाई करने का, वही हम लॉक के अंदर लेंगे, अदरवाइज दूसरा कोई पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले चले या बाद में चले, ठीक है। जो पार्ट हमारे डेटा को इनकंसिस्टेंस कर रहा है वही पार्ट हम यहाँ लिखेंगे लॉक के अंदर, ठीक है। अदरवाइज हमारे प्रोग्राम में फिर उस थ्रेडिंग का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। मल्टीपल पैरेलल कंप्यूटिंग का, पैरेलल प्रोसेसिंग का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो हमें परफॉर्म टास्क में कौन सा कोड लिखना है, वो पार्ट जो हमारे कोड का जो शेयर्ड वेरिएबल यूज कर रहा है, ठीक है, जो दोनों थ्रेड के बीच में कॉमन चीज को अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसका एक प्रोग्राम बना के ट्राई करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है, क्या इनकंसिस्टेंसी आती है, ठीक है। अगर सिस्टम फास्ट है तो वो जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करता है, तो हमें डेटा भी बड़ा लेने की पड़ सकती है, ठीक है, जरूरत, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका कोड करके, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक ग्लोबल वेरिएबल है x इक्वल टू 0, ठीक है। हम ग्लोबल वेरिएबल यूज करें तो मैंने यहाँ लिखा ग्लोबल x, ठीक है। इस x के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। ये कितना है, 10 टू द पावर 7 टाइम ये प्लस कर रहा है, ठीक है। ये इसका काम है, ये हमारा थ्रेड का टास्क है, ठीक है, इतना ही करना है थ्रेड से। हमने एक T1 बनाया, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है फंक्शन, ठीक है। तो हमें यहाँ से आर्ग्स पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने एक को बनाया T2 इक्वल टू थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, इसका भी टारगेट क्या है, फन फंक्शन ही है, ठीक है। इसको भी क्या करना है, फन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करना है। T1 स्टार्ट किया हमने, फिर T2 डॉट स्टार्ट करा। जब तक T1 कंप्लीट ना हो जाए तब तक मेन थ्रेड ना चले, जब तक T2 कंप्लीट ना हो जाए तब तक मेन थ्रेड ना चले, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना, जब हम मेन प्रोसेस में आए तो मेन थ्रेड में क्या करना है, हमको हमें प्रिंट करना है x की वैल्यू, ठीक है। तो हम देखते हैं x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। हमारे पास वैल्यू आ रही है 11897686, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आनी क्या चाहिए थी, ये है क्या है 10 टू द पावर 7, तो 10 टू द पावर 7 टाइम कौन प्लस करेगा, T1 प्लस करेगा, ठीक है। ये क्या है 2 3 3 6 और 7, ठीक है, 10 टू द पावर 7 टाइम लूप चल रहा है, तो हर बार 1 प्लस हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10 टू द पावर 7 जब T1 प्लस करेगा, और जब T2 प्लस करेगा तो x इक्वल टू 10 टू द पावर 7, तो इनिशियल वैल्यू रहेगी प्लस 10 टू द पावर 7, ठीक है, ठीक है। तो कितना होगा 2 इंटू 10 टू द पावर 7, तो ये हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट हुए। लेकिन आ क्या रहा है हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आ क्या रहा है, आना तो 2 इंटू 10 टू द पावर 7 चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, कुछ इस टाइप से आ रहा है, ठीक है, 11897686। ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है इनकंसिस्टेंसी कारण। क्या हो रहा है कि जब हमने x की वैल्यू लोड करी थी तो दोनों ने सेम वैल्यू लोड कर ली होगी और कुछ वैल्यू अपडेट कर रही होगी, ठीक है। तो कभी भी 2 इंटू 10 टू द पावर 7 से एक बड़ी वैल्यू तो नहीं आनी है, आनी कौन सी वैल्यू है
कम वैल्यू आनी, ठीक है। 1 by 1 रीड करता जाएगा तो 20 मैक्सिमम पॉसिबल है, लेकिन बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ भी रैंडम वैल्यू आ सकती है। जब मैं सेकंड टाइम चलाऊंगा तो हो सकता है कुछ और चेंजेस आंसर आ जाए, ठीक है। जैसे कि इस बार हमने रन किया तो इस बार क्या पॉसिबिलिटी, इस बार कुछ और आंसर आया, ठीक है। 12 3 9 9 9 5 4, ठीक है। जितनी टाइम उसने कंटेक्स्ट स्विचिंग में गड़बड़ करी होगी तब हमारा आंसर रैंडम कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं आंसर में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि हमारा एग्जैक्ट आंसर यही आए, ठीक है। हमारी कंप्यूटेशन परफेक्टली आंसर दे जो हम चाहते हैं, ठीक है। दो बार मैंने फन फंक्शन को कॉल किया 2 थ्रेड के थ्रू, तो आंसर तो यही आना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे कि जो भी एक्स को, जहां भी एक्स मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, वहां हम क्या करेंगे, हम लॉक लेंगे और लॉक एक्वायर करेंगे, ठीक है, और लॉक रिलीज करेंगे। जब तक एक्स पूरा मॉडिफाई नहीं होता करेक्टली तब तक लॉक रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम एक लॉक बना लेते हैं, ठीक है। थ्रेडिंग के अंदर कौन सी क्लास है, थ्रेडिंग डॉट लॉक क्लास। लॉक क्लास का हमने बनाया, ठीक है। लॉक हम यहां से पास कर देते हैं, ठीक है। लॉक पास किया, यहां से हमने यहां लॉक रिसीव किया आर्ग्यूमेंट की तरह, और जहां एक्स मॉडिफाई हो रहा है उसमें क्या करना है, लॉक डॉट एक्वायर, एंड लॉक डॉट रिलीज, ठीक है। 2 मेथड है हमारे पास। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आया 2 × 10⁻7, ठीक है। करेक्ट आंसर आया 2 × 10⁻7। क्यों आया है, क्योंकि लॉग एक्वायर किया तो जब तक एक्स की तीनों वैल्यूज उसने कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर लिया, क्या कर लिया, लोड कर लिया एक्स को, इंक्रीमेंट कर लिया एक्स को, देन स्टोर कर दिया एक्स को, ठीक है। जब तक स्टोर नहीं होगा तब तक नए थ्रेड ने क्या करी होगी, लोड नहीं करी होगी, ठीक है। नए थ्रेड ने लोड नहीं करी होगी, नए थ्रेड ने फिर से ये स्टेटमेंट नहीं चलाया होगा। यहाँ लॉक लगा है, यहाँ हमने लॉक एक्वायर किया है, ठीक है। एक्स पे हमने लॉक एक्वायर किया है, तो जब तक एक्स ये तीनों स्टेटमेंट हम रिलीज नहीं कर देते लॉक को, ठीक है, तब तक वापस से ये एक्वायर नहीं कर पाएगा। एक बार लॉक एक्वायर हुआ उसके बाद जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक ये एक्वायर नहीं कर पाएगा, और अगर इसने एक्वायर कर लिया तो तब तक, जब तक ये रिलीज नहीं करेगा तब तक ये एक्वायर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जब तक तीनों स्टेटमेंट अपने काम नहीं कर पा रहे हैं तब तक नेक्स्ट तीनों स्टेटमेंट नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से क्या हो रहा है, हमने क्या कर दिया, हमारा जो आउटपुट है उसको हमने सिंक्रोनाइज कर दिया है। हमने उसे एग्जैक्टली जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है उस वो रन करने के लिए कही थी। इसके ऊपर कुछ भी कोड हो सकता है, ठीक है। जैसे कि थ्रेड के अंदर और भी अदर स्टेटमेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्लोबल एक्स लिखा हुआ है, फॉर लूप चल रहा है, ठीक है। यहाँ मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, इन इंस्ट्रक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंक्रीमेंटिंग, ठीक है, एक्स, ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें जिस चीज से लेना देना है वो क्या है, हमारा एक्स मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, दोनों थ्रेड ने इंक्रीमेंटिंग एक्स प्रिंट कर दिया, उसके बाद ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थ्रेड समझ में आया आपको, लॉक कैसे लेना है, लॉक एक्वायर, रिलीज, ठीक है। थ्रेड क्या है, स्विचिंग किस तरीके से हो रही है। आपको स्विचिंग और कंटेक्स्ट स्विचिंग वगैरह, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वगैरह और डिटेल में पढ़ना है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना पाइथन में थ्रेडिंग में सफिशिएंट है। बाकी आपको और भी अगर यदि डिटेल में पढ़ना है तो आप पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको अगर और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप कहाँ जाएंगे, पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आप पढ़ सकते हैं। बाकी आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप गेटेड जेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लेसमेंट प्रिपरेशन हो या गेट प्रिपरेशन हो, जो भी क्यूरी हो आप गेटेड जेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।